हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। तो आज हमारी मेडिकोज टेस्ट सीरीज का लेक्चर नंबर है बच्चा 5। और इस लेक्चर के अंदर हम एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अगर आप भी एम्स बीएससी नर्सिंग या फिर यूपी एमपी बिहार राजस्थान कहीं से भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होगा। तो मेडिकोज टेस्ट सीरीज को बच्चा आप ज़रूर डेली ज्वाइन करें। डन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दिया है। मनुष्य मादा प्राइमेटों में होने वाले जनन चक्र को क्या कहते हैं? व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स कॉल्ड? ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन साइकिल, एम्ब्रियोनिक साइकिल। तो याद रखना बच्चा, मादा प्राइमेटों में होने वाली जो साइकिल है उसे हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, यानी कि आवर्त चक्र, जिसे महामारी भी बोलते हैं। डन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रथम ऋतुस्राव की शुरुआत को क्या कहा जाता है? ठीक है, यहाँ पे पूछा है बच्चा कि जब किसी गर्ल्स को, किसी फीमेल को फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो याद रखना बच्चा, उसे हम कहते हैं मेनार्के। और मोनोपोज कब कहते हैं? जब नेचुरली, ठीक है, प्राकृतिक रूप से एक फीमेल के अंदर क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंट बंद हो जाती है, उसे हम मोनोपोज बोलते हैं। और ये 45 से 50 की एज में बंद हो जाती है। अब बात आती है, एक और ऑप्शन है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी किसे कहते हैं? जब माँ एक गर्भवती होती है, गर्भ धारण करती है। ओव्यूलेशन क्या होता है? ओव्यूलेशन 14 डेज होता है। अंड उत्सर्ग को ही ओव्यूलेशन बोलते हैं। डन। चलिए, आई होप आप सभी लोगों को सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 3। सामान्यतः आवर्त चक्र की अवधि कितनी होती है? ठीक है, व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल? यहाँ पे पूछा है कि एक फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी अवधि कितनी होती है। ठीक है, तो याद रखना बच्चा, उसकी अवधि होती है 28 से, ठीक है, 29। ठीक है, ठीक है। और अगर किसी फीमेल में देखिए 30 से 35 दिन भी होती है, बट इरेगुलर होना चाहिए। अगर किसी फीमेल को 35 दिन आ रही है तो 35 दिन ही आए, 35 दिन में ही आए। अगर 30 दिन में आ रही है 30 दिन में ही आए। ठीक है, ऐसे अप टू 35 दिन भी नॉर्मल होती है, हो जाती है अगर किसी के। बट अगर यहाँ पे करेक्ट आंसर है, देखिए ऑप्शन 28 से 29। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यही रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 4। आवर्त चक्र के मध्य में कौन सी प्रक्रिया होती है? यहाँ पे पूछा है कि विच प्रोसेस अकर्स इन द मिडिल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो याद रखना बच्चा, आवर्त चक्र के मध्य में कौन सी प्रक्रिया होती है? मध्य में, यानी 14वें दिन, 14th दिन क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, मध्य है, 14 दूनी 28, तो ये मध्य है। मध्य में क्या होता है? ओव्यूलेशन, यानी अंड उत्सर्ग। डन। चलिए, क्वेश्चन नंबर है 5। रजो धर्म कितने दिनों तक चलता है? बच्चा यहाँ पे पूछा है, हाउ लॉन्ग डज मेंस्ट्रुएशन यूजुअल लास्ट? यहाँ पे पूछा है कि जो फीमेल के अंदर मेंसेस आते हैं, तो जो ब्लीडिंग होती है, जो पीरियड्स आते हैं, तो वो कितने दिन तक चलते हैं? तो याद रखना बच्चा, 1 से 5 दिन। ठीक है, अगर किसी फीमेल में 7 दिन भी हो जाता है तो नॉर्मल कंसीडर करते हैं, याद रख लेना। तो यहाँ पे कौन सा आंसर दिया है? 1 से 2 बहुत कम, 15 बहुत ज़्यादा, 7 से 10 बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 से 5। ठीक है, चलिए, अगर 1 से 5 दिया होता, ठीक है, और 3 से 5 दिया होता तो कौन सा करेक्ट करते बच्चा? ऐसे 3 से 5 दिया होता और 1 से 5, तो कौन सा करेक्ट करते? आपको 3 से 5 करेक्ट करना, क्योंकि 1 दिन तो आता ही नहीं है, 2 दिन भी नहीं आता, ज़्यादातर 3 से 5 दिन ही आता है, तो आपको प्रायोरिटी 3 से 5 को देना थी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बट आते नहीं, फिर भी याद रखना चाहिए, कभी कभी आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामारी के दौरान रक्त स्राव किस कारण होता है? जो ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चा, वो किस कारण होती है?
तो याद रखना वो इस कारण होती है कि जो गर्भाशय होता है, फीमेल का गर्भाशय होता है, उसकी जो आंतरिक परत होती है, ठीक है, उसके टूटने से क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, दूसरा, ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। चलिए क्वेश्चन नंबर है 7, यदि अंडाणु निषेचित हो जाता है तो क्या नहीं होता, वॉट डज नॉट अकर। अगर मान लो अंडाणु है, जो अंडा है वो निषेचित हो जाता है, स्पर्म मिल जाता है, पति पत्नी ने आपस में संबंध बना लिया तो स्पर्म आ गया, तो क्या नहीं होगा, गर्भधारण तो होगा, मेंस्ट्रुएशन, यस मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, उसके बाद फिर पीरियड्स नहीं होंगे, प्रेगनेंसी धारण हो जाएगी। तो गर्भाशय अंतः स्तर का संरक्षण होगा, बिल्कुल जो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम लेयर टूटती थी पीरियड में, उसका क्या होगा, संरक्षण होगा। भ्रूण विकास, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बिल्कुल जब एक माह के पीरियड्स नहीं आएंगे, प्रेगनेंसी धारण हो जाएगी तो भ्रूण का क्या होगा, विकास, तो ये भी हुआ। तो यहाँ पे नहीं पूछा था, याद रखना, तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या पूछा है, ध्यान से रीड करो। रजो धर्म की अनुपस्थिति सामान्यतः किसका संकेत है, यानी कि अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन यूजुअली इंडिकेट्स। यहाँ पे पूछना है नेचुरली, ठीक है, कोई बीमारी नहीं चल रही है, यहाँ पे नेचुरली पूछा है, प्राकृतिक रूप से, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि अगर किसी में रजो धर्म की अनुपस्थिति है तो सामान्यतः किसका संकेत है, ठीक है। तो याद रखना वो है प्रेगनेंसी का। अगर किसी को मेंसेस नहीं आते, नेचुरली पूछा है, प्राकृतिक रूप से, बीमारी तो हो फिर तो बात अलग है, लेकिन नेचुरली प्रेगनेंसी, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, आवर्त अवस्था यानी मेंस्ट्रुअल फेज के बाद कौन सी अवस्था आती है, विच फेज फॉलोज द मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद बच्चा कौन सी अवस्था आती है, तो याद रखना जैसे ही मेंस्ट्रुअल फेज खत्म होती है उसके बाद जो अवस्था आती है बच्चा, वो आती है फॉलिकुलर फेज। कौन सी आती है बच्चा, फॉलिकुलर फेज। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 10, पुटकी अवस्था में कौन विकसित होता है, जो फॉलिकुलर फेज है, ठीक है, तो पुटकी अवस्था है तो उसमें कौन विकसित होता है, जाइगोट, ग्राफियन फॉलिकल, प्लेसेंटा या एम्ब्रियो। तो याद रखना पुटकी अवस्था में फॉलिकुलर फेज में जो विकसित होता है, डेवलप होता है, वो होता है ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। और यही ग्राफियन फॉलिकल बाद में क्या है, एक बच्चे का निर्माण करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त चक्र को नियंत्रित कौन करता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको कंट्रोल कौन करता है, नर्वस सिस्टम, पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स, लिम्फेटिक सिस्टम, एंजाइम्स। तो याद रखना आवर्त चक्र को कौन नियंत्रित करता है, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, ठीक है, और ओवेरियन हार्मोन, ये सभी क्या हैं, आवर्त चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल को नियंत्रित करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर है 12, क्या पूछा गया है कि रजोधर्म किन परिस्थितियों में आता है, जो रजोधर्म में मेंस्ट्रुएशन अकर्स व्हेन। तो मेंस्ट्रुएशन किन परिस्थितियों में आता है, ऑप्शन ए है अंडाणु निषेचित हो जाता है, ओवम गेट्स फर्टिलाइज्ड। अगर निषेचित हो गया अंडा तो कैसे आएगा, बंदी हो जाएगा, तो ये करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी है अंडाणु निषेचित नहीं होता है, यस जब अंडाणु निषेचित नहीं होता है बच्चा तभी क्या है, ठीक है, मेंसेस नहीं आते हैं, ब्लीडिंग नहीं होती है, पीरियड्स नहीं आते हैं। तो यहाँ पे लॉक कर दिया जाए ऑप्शन बी को, ठीक है। फिर भी तीसरा ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है, प्लेसेंटा बन जाता है, प्रेगनेंसी होगी जब प्लेसेंटा बनेगा, भ्रूण आरोपित हो जाता है, प्रेगनेंसी होगी तभी भ्रूण इम्प्लांट्स होगा, डन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 13, रजोधर्म की अनुपस्थिति सामान्य रूप से किसका संकेत है, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन यूजुअली इंडिकेट्स। यहाँ पे पूछा गया है कि अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन यूजुअली इंडिकेट किसको इंडिकेट करता है, वही है ऊपर वाला क्वेश्चन, ठीक है। लॉक कर दिया जाए प्रेगनेंसी को, ठीक है। यहाँ पे बच्चा प्राकृतिक रूप से पूछ रही हूँ मैं, हम कोई डिसीज कंडीशन नहीं पढ़ रहे हैं। अगर डिसीज कंडीशन की बात की जाए तो वो अलग है। तो यहाँ पे गर्भधारण, ठीक है। अब वट अदर कॉजेज लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ आल्सो पॉसिबल है, बट अभी हम नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, पुटकी प्रावस्था में क्या होता है, जो फॉलिकुलर फेज होती है बच्चा उसमें होता क्या है। तो याद रखना जो फॉलिकुलर फेज होती है उसमें क्या होता है, जो पुटक होती है, जो
फॉलिकल होती है, जो सबसे बड़ी फॉलिकल होती है जिसे हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होती है, डेवलप होती है, उसका विकास होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है 15। क्या पूछा है, पुटकी अवस्था में गर्भाशय में क्या परिवर्तन होता है, ठीक है। व्हाट हैपन्स इन द यूट्रस ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, क्या क्या चेंजेस होंगे उसमें। ऑप्शन ए है, देखते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम थोड़ी पुटकी अवस्था में होगी, फॉलिकुलर फेज में थोड़ी होगी। फॉलिकुलर फेज में तो फॉलिकल्स बनते हैं, उस उनका क्या होता है, विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ऑप्शन बी है कि प्लोरिफरेशन द्वारा परत का पुनः निर्माण, रीजेनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, यानी कहा गया है कि प्लोरिफरेशन द्वारा परत का पुनः निर्माण होगा। सी है तैयारी, प्रसव की तैयारी, और प्रिपरेशन ऑफ बर्थ कैसे होगा, कुछ हुआ ही नहीं है, दूध का निर्माण, लैक्टेशन बिगेन, नहीं। यहाँ पे होगा बच्चा, यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, प्रोलिफरेशन द्वारा परत का पुनः निर्माण होगा, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, क्योंकि जो मेंसेस से जो ब्लीडिंग हुई है, बाहर निकली है, उससे क्या होगा, पुटकी अवस्था क्या हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर से जो परत है उसका पुनः निर्माण होने लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है 16। क्या पूछा है कि आवर्त चक्र में होने वाले परिवर्तन किसके नियंत्रण में होते हैं। चेंजेस इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर कंट्रोल्ड बाय। तो याद रखना, आवर्त चक्र में होने वाले परिवर्तन किससे नियंत्रित होते हैं, विटामिन से, नर्वस सिस्टम से, पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन से, ब्लड सेल्स। तो ऊपर बताया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है और काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन सी, पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स द्वारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 17। कौन सा हार्मोन पुटकीय वृद्धि यानी फॉलिकुलर ग्रोथ को बढ़ाता है, कौन सा हार्मोन है, विच हार्मोन स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर ग्रोथ, LH, FSH, प्रोजेस्टेरोन एंड ऑक्सीटोसिन। तो याद रखना, फॉलिकुलर ग्रोथ को जो बढ़ाता है, एफ से याद रखना, FSH, फॉलिकुलर से, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। डन। चलिए किसी भी क्वेश्चन में बच्चा कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एम्स, BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल या और अदर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, MP, तो सभी के लिए बायोलॉजी का यह सेशन इंपॉर्टेंट है। चलिए 18 है, कौन सा हार्मोन ओवुलेशन के लिए जिम्मेदार होता है, विच हार्मोन ट्रिगर्स ओवुलेशन, FSH, प्रोलैक्टिन, LH, एस्ट्रोजन। तो याद रखना, ओवुलेशन के लिए एक हार्मोन जिम्मेदार होता है जिसे हम LH बोलते हैं। जब LH सर्ज होता है, सर्ज का मतलब है जब LH अपने पीक लेवल पर आ जाता है, हाई लेवल पर आ जाता है, तो ओवुलेशन शुरू हो जाता है, अंडोत्सर्ग हो जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 19। ओवुलेशन के बाद कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, विच स्ट्रक्चर फॉर्म आफ्टर ओवुलेशन। तो याद रखना, ओवुलेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है बच्चा, जैसे ही ओवुलेशन हुआ, अंडोत्सर्ग हुआ, ठीक है, तो उससे कार्पस ल्यूटियम बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्पस ल्यूटियम मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन बनाता है। कार्पस ल्यूटियम मेनली सीक्रेट्स विच हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एड्रेनालिन, इंसुलिन। तो याद रखना, कार्पस ल्यूटियम है वो मुख्य रूप से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बनाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 21। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है बच्चा, उसका प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, ठीक है। तो याद रखना, मिल्क प्रोडक्शन तो बिल्कुल नहीं होता है, ओवुलेशन करवाना किसका होता है, LH का होता है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे गर्भाशय को गर्भधारण के लिए तैयार करना, प्रिपेयर यूट्रस फॉर प्रेगनेंसी, यस, जो प्रोजेस्टेरोन है उसका काम होता है बच्चा, प्रिपेयर यूट्रस ऑफ फॉर प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस को तैयार करता है, जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसको मोटी बना देता है और न्यूट्रिएंट्स उसको अच्छी बना देता है, जिससे कि बच्चे को इम्प्लांट होने में जो एग होता है उसको चिपकने में आसानी हो, ठीक है। रक्त नियंत्रित करता है, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। क्या पूछा है, गर्भधारण ना होने पर कार्पस ल्यूटियम का क्या होता है, व्हाट हैपन्स टू द कार्पस ल्यूटियम इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर। तो याद रखना, गर्भधारण ना होने पर कार्पस ल्यूटियम का क्या होता है। ऑप्शन ए है, यह बड़ा हो जाता है, नहीं, बड़ा नहीं होता है। बी है, यह भ्रूण बन जाता है,
टर्न्स इनटू अ एम्ब्रियो, कैसे बनेगा, नहीं। सी है अपक्षरित होकर कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बिकेंस बन जाता है। यस, देखिए वो अब डीजेनरेट होके कार्पस ल्यूटियम है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चा, कार्पस एल्बिकेंस में। याद रखना इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। यह प्लेसेंटा बन जाता है, नॉट क्या बन जाता है, डीजेनरेट होकर कार्पस एल्बिकेंस में डिवाइड हो जाता है। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर है 23, क्या पूछा है, सॉरी बच्चा अगर कुछ सो रहा है उसके लिए सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पुटक प्रवस्था में कौन से हार्मोन का स्त्रावण धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है। पुटक प्रवस्था में, ठीक है, कौन से हार्मोन का, ठीक है, इंक्रीज ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज हार्मोन ग्राउंडली धीरे धीरे स्त्राव बढ़ता है। तो याद रखना बच्चा वो है LH और FSH, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 24, क्या पूछा है बच्चा, ध्यान से रीड करो। पुटकीय वृद्धि के साथ साथ कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, विच हार्मोन इज सीक्रेटेड एज फॉलिकुलर ग्रोथ, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, एड्रेनलिन, टेस्टोस्टेरोन। तो याद रखना पुटकीय वृद्धि के बाद कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, तो याद रखना वो होता है एस्ट्रोजन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर है 25, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या और कुछ रिगार्डिंग जानकारी लेना है तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25, चलिए क्या पूछा गया है, LH और FSH किस दिन अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है पीक लेवल पर LH और FSH कब पहुंचते हैं। तो बच्चा जब ओव्यूलेशन होता है 14 दिन, ठीक है, तो LH सर्ज होता है। LH सर्ज का मतलब है कि जो LH है अपने उच्चतम लेवल तक पहुंचता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर है 26, क्या पूछा है, आवर्त चक्र के मध्य में LH के तीव्र स्त्राव को क्या कहा जाता है। जब LH तीव्र होता है, मैंने अभी बताया मिड साइकिल, LH जब तीव्र होता है अपने पीक लेवल पर होता है तो LH सर्ज होता है, पहले ही बता दी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सर्ज का मतलब है अपने हाई लेवल पर पहुंच जाता है जितना उसको बढ़ना था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 27, LH सर्ज किस प्रक्रिया को प्रेरित करता है, ठीक है। तो LH सर्च है बच्चा वो किस प्रक्रिया को प्रेरित करता है, प्रेरित का मतलब है क्या करवाता है। तो याद रख लेना वो क्या करवाता है, ओव्यूलेशन करवाता है, यानी कि ओव्यूलेशन अंड उत्सर्ग करवाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 28, ओव्यूलेशन के बाद ग्राफियन पुटक जो ग्राफियन फॉलिकल होती है किस रूप में बदल जाती है। आफ्टर ओव्यूलेशन द ग्राफियन फॉलिकल्स चेंजेस इनटू। तो याद रखना ओव्यूलेशन के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल है वो किस में बदल जाती है, ठीक है, वो बदल जाती है कार्पस ल्यूटियम में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। और कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होकर किस में बदल जाता है, कार्पस एल्बिकेंस में। ये भी याद रख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर है 29, क्या पूछा है, कार्पस ल्यूटियम कौन सा हार्मोन भारी मात्रा में बनाता है। जो कार्पस ल्यूटियम है वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है लार्ज अमाउंट में, प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन। तो याद रखना ये तो पता है पेंक्रियाज से निकलता है, एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है, एस्ट्रोजन ठीक है ओवरी से निकलता है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेस्टेरोन किसे बनाए रखने के लिए आवश्यक है। प्रोजेस्टेरोन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग। प्रोजेस्टेरोन किसे बनाए रखता है, तो याद रखना प्रोजेस्टेरोन का काम होता है यूटेराइन एंडोमेट्रियम को, जो यूटेराइन के अंतः तरफ परत है उसको बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। अगर एक कम हुआ तो जो अंतः एंडोमेट्रियम है वो टूटने लगती है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भधारण होने पर आवर्त चक्र की घटनाओं का क्या होता है, ठीक है। व्हाट हैपन्स टू मेंस्ट्रुअल साइकिल इवेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्या हो जाती हैं। तो गर्भधारण होने पर आवर्त चक्र की घटनाएं क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, पीरियड्स बंद हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बंद हो जाती हैं, इंक्रीज नॉट, डबल नॉट, बिकम रैंडम, नहीं बिल्कुल बंद, स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निषेचन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम का क्या होता है। मान लो अगर निषेचन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम का क्या होगा, डज नॉट अकर कार्पस ल्यूटियम, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, ना बड़ा होगा, ना भ्रूण बनेगा, ठीक है, ना प्लेसेंटा बनेगा, बल्कि डीजेनरेट्स होके कार्पस एल्बिकेंस में परिवर्तित हो जाता है। डन।
क्वेश्चन नंबर है 33। स्त्री में आवर्त चक्र लगभग किस आयु के आसपास बंद हो जाता है? स्त्री में जो आवर्त चक्र है वो लगभग किस आयु के आसपास बंद हो जाता है? द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप इन वुमेन अराउंड द एज। तो जिसे हम मोनोपोज बोलते हैं, यानी कि नेचुरली फीमेल के पीरियड्स बंद हो जाते हैं, वो 45 से 50 की एज में बच्चा। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे 50 दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। आवर्त चक्र के बंद होने की स्थिति को क्या कहा जाता है? वही, अगर आवर्त चक्र परमानेंटली बंद हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, तो उसे ऊपर पढ़ाता है, किसे क्या कहते हैं? ठीक है, मेनोपॉज बोलते हैं, जो कि 45 से 50 की एज में हो जाता है। मेनार्की कब बोलते हैं? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट पीरियड आते हैं जब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। आवर्त चक्र के दौरान क्या बनाए रखना आवश्यक है? वॉट इम्पोर्टेंट टू मेंटेन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल? हैवी एक्सरसाइज, हाइजीन, फास्टिंग, सनबाथ। यहाँ पे आपको प्रायोरिटी देना है। हैवी एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करना है, नॉर्मल एक्सरसाइज करो तो रिलीफ मिलता है। हाइजीन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आवर्त चक्र के दौरान इंपॉर्टेंट क्या है? हाइजीन, स्वच्छता रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इन्फेक्शन फैल जाएगा। उपवास बिल्कुल नहीं करना है, सनबाथ बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 36। आवर्त चक्र के दौरान कितनी बार स्नान करना चाहिए? हाउ ऑफ्टन शुड वन टेक अ वॉट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन? तो देखिए, आवर्त चक्र के बाद कितनी बार स्नान करना चाहिए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको एक बार तो स्नान करना ही चाहिए, ज़्यादा बार स्नान नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे प्रतिदिन का ऑप्शन भी दिया है, 1 वीक नहीं, 1 मंथ नहीं, नेवर नहीं, यहाँ पे हो जाएगा डेली एक बार तो नहाना ही चाहिए। चल डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मासिक धर्म के दौरान उपयोग के लिए क्या उचित है? व्हाट इज सुटेबल टू यूज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन? देखिए, आपको उपयोग क्या करते हैं, मेंस्ट्रुअल कप करो या सैनिटरी पैड करो या कपड़ा करो, बट उसको साफ रखो। कपड़ा यूज कर रहे हैं तो उसको धो के यूज करो, सूती का कपड़ा होना चाहिए। ठीक है, जिससे सूती के कपड़े से रगड़न नहीं होगी आपके प्राइवेट पार्ट में। ठीक है, तो और गीला नहीं होना चाहिए, सूखा होना चाहिए एकदम। तो साफ सैनिटरी पैड, क्लीन सैनिटरी पैड होना चाहिए, और क्लीन क्लॉथ्स पैड भी होना चाहिए। ठीक है, गंदा कपड़ा नोट, न्यूज़पेपर नोट, बिना कुछ उपयोग किए नहीं रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। सैनिटरी पैड या कपड़े को कितने समय बाद बदलना चाहिए? हाउ ऑफ्टन शुड अ सैनिटरी पैड और क्लॉथ पैड बी चेंज्ड? तो याद रखना, सैनिटरी पैड या कपड़े के पैड को आप कम से कम, ठीक है, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बोले, कम से कम आप 4 से 5 घंटे में तो बदल लेना ही चाहिए, 6 में तो बदल ही लो। ठीक है, इससे आपको इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होंगे। 24 घंटे में नहीं, एवरी 2 दिन में बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, नहीं, आपको 4 से 5 घंटे में बदल ही लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयोग किए गए पैड को कैसे फेंकना चाहिए? हाउ शुड आई यूज सैनिटरी नैपकिन वी डिस्पोज्ड ऑफ? तो देखिए, उपयोग किए गए पैड को आपको कैसे फेंकना है? ठीक है, कागज़ में लपेट कर कूड़ेदान में डालें। ठीक है, आपको ऐसे नहीं फेंकना है कि बाहर फेंक दिया, कुछ लोग खा लेते हैं, जो एनिमल होते हैं, तो उनको बीमारी हो सकती है। ठीक है, इसलिए आपको बढ़िया से कागज़ में लपेट कर कूड़ेदान में डालना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयोग किए गए पैड को कहाँ नहीं फेंकना चाहिए? यूज सैनिटरी पैड शुड नॉट बी थ्रो। कचरा पात्र में, डस्टबिन में डाल लें, कोई नहीं, डस्टबिन तो सही नहीं पूछा है। ठीक है, इसलिए नहीं और पूछा है, या हाँ एक जरूर पढ़ा करो, जल निकास नली में, बिल्कुल बच्चा, जल निकास नली में नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, चौक हो सकती है। सी है पेपर बैग में बिल्कुल रखना चाहिए, बायोमेडिकल वेस्ट में बिल्कुल। 3 तो करेक्ट है, बट सी जल निकास में नहीं फेंकना चाहिए, नहीं पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैड बदलने से पहले और बाद में क्या कहना चाहिए? आफ्टर एंड बिफोर चेंजिंग अ सैनिटरी पैड, ईट फूड, ड्रिंक वाटर, साबुन से हाथ धोना, जूते बदलना। तो देखिए, जूते बदलना, फूड ईट, इनसे कोई लेना देना नहीं है, बट आपको क्या करना है, साबुन से हाथ जरूर धोना है, इन्फेक्शन से बचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खराब स्वच्छता से क्या हो सकता है? पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन में लीड टू।
नींद, डीप स्लीप, संक्रमण, वजन बढ़ना, बाल झड़ना, इनसे तो कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, खराब स्वच्छता रखेंगे, आप देखभाल नहीं करेंगे, गंदगी फैलाएंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर पर उपयोग किए गए कपड़े के पैड को दोबारा उपयोग करने से पहले क्या करना चाहिए? हो सके तो आप जो कपड़ा यूज कर रहे हैं उसको दोबारा यूज ना करें। ठीक है, मेरा सजेशन है। अगर फिर भी आप दोबारा यूज कर रहे हैं तो उसको धो, सुखाओ साबुन से, फिर यूज करो, वैसे मत करो यूज दोबारा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, धोकर धूप में सुखाएं तो बढ़िया है, बट यूज ही ना करें तो बढ़िया है। बिना धोए रखे बिल्कुल नहीं, कभी उपयोग ना करें। ठीक, ठीक है, अगर उपयोग कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं पूछा है, तो आपको धो के यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक धर्म के दौरान धारणा क्या होनी चाहिए? ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल द एटीट्यूड शुड बी, क्या होना चाहिए? देखिए, आपको शर्म या डर नहीं करना है, ये नॉर्मल कंडीशन है। डर और छुपाना, हाइड एंड स्टे अफेड, बिल्कुल नहीं करना है। इसे बीमारी समझना, ट्रीट इट लाइक नॉट। यहाँ पे पूछा है क्या धारणा करनी चाहिए? आपको रखना चाहिए नॉर्मल और पॉजिटिव रहना चाहिए, समान है, नॉर्मल है, कोई डर की बात नहीं है। तो बच्चा पार्टी, जितने भी एनसीईआरटी की हर एक लाइन से एमसीक्यू थे वो मैंने सारे एमसीक्यू कवर करवा दिए हैं, कोई भी एमसीक्यू नहीं छूटा है। आप एक बार एनसीईआरटी रीड करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। और इसकी पीडीएफ पाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से आपको ये पीडीएफ मिल सकती है। बाकी आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करो कि आपको सेशन पसंद आ रहा है और ऐसे ही सेशन देखना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा पढ़ते रहिए। लास्ट में एक ही बात कहूँगी, खुद पर भरोसा रखो, खुद मत टूटना, फिर आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद ब खुद समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। बस हारना नहीं है, थकना नहीं है, बाकी सब होगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू बच्चों।